नमस्कार। ईपीजी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशा नाग दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस में प्राध्यापन करती हूँ। आज हम प्रश्न पत्र आधुनिक कविता 2 के अंतर्गत मगध, मिथक और यथार्थ विषय का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप ये जान पाएंगे कि साठोत्तरी कविता का मुख्य स्वर क्या है। दूसरे, श्रीकांत वर्मा के जीवन और साहित्य के बारे में आप जानेंगे। तीसरे, मगध काव्य संग्रह की विशेषताओं को समझ सकेंगे और यह भी जान पाएंगे कि मिथक क्या है और वह किस प्रकार कविता में वर्तमान संदर्भों को अभिव्यक्त करता है। सबसे पहले इस पाठ की प्रस्तावना। श्रीकांत वर्मा हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठित कवि रहे हैं। साठोत्तरी कविता में उनका विशेष स्थान है। मगध श्रीकांत वर्मा की चर्चित काव्यकृति है। मगध की कविताएं मिथक और यथार्थ को एक साथ वहन करती हैं। श्रीकांत वर्मा ने इस रचना में मिथक को इतिहास में रूपांतरित कर दिया है। मगध सिर्फ इतिहास नहीं है, वो श्रीकांत वर्मा की कविताओं में मिथक बनकर आया है और वर्तमान जीवन की विसंगतियों को पूरी तरह से अभिव्यक्त करता है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि साठोत्तरी कविता में श्रीकांत वर्मा का क्या स्थान है। श्रीकांत वर्मा साठोत्तरी कविता के काव्य फलक पर आक्रोश और विद्रोह की आक्रामक मुद्रा को लेकर उभरे, परंतु उनका मगध शांत स्वर में इतिहास में जाकर पुराने नगरों, गणराज्यों के माध्यम से आज की राजनीति की कथा को कहता है। मगध में इतिहास के प्राचीन गणराज्य वर्तमान प्रजातंत्र के समकक्ष मिथक बन गए हैं। श्रीकांत वर्मा की कविता सीधे सीधे साहित्य के राजनीतिक सरोकारों की कविता है। उन्होंने राजनीति की भीतरी दुनिया को देखा था, इसीलिए उनकी कविता राजनीति और समाज में व्याप्त राजनीति की रुग्ण यानी बीमार प्रवृत्तियों को तीखे स्वर में अभिव्यक्त करती है। श्रीकांत वर्मा की काव्य यात्रा निरंतर मोह से उसके भंग की ओर बढ़ी है। यही कारण है कि श्रीकांत वर्मा के अनुभव विधान शिल्प संगठन में 2 बार हम स्पष्ट परिवर्तन देखते हैं। पहला बार उनकी कविता संग्रह आता है माया दर्पण। माया दर्पण की कविताओं में एक खास तरह का उनका परिवर्तित स्वर सुनाई पड़ा और दूसरी बार मगध की कविताओं में वो उनके स्वर का एक अंतर दिखाई देता है। माया दर्पण से पहले उनका काव्य संग्रह था भटका मेघ, जिसमें कि उनका स्वर बहुत ही घर परिवार से जुड़ा हुआ और मोह का एक स्वर दिखाई देता है। पर माया दर्पण की जो कविताएं थी, उन कविताओं में एक आक्रोश, गुस्सा, बड़बड़ाहट, समाज की सारी विसंगतियों को लेकर दिखाई देती हैं। किंतु मगध की कविताएं इतिहास पुरुषों और ऐतिहासिक स्थलों के माध्यम से आधुनिक जीवन के द्वंद्वों को अभिव्यक्त करती हैं। श्रीकांत वर्मा के मगध की कविताएं इतिहास और मिथक के जरिए वर्तमान को अभिव्यक्त करती हैं। श्रीकांत वर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे बिलासपुर में हुआ। वो बहुत महत्वाकांक्षी थे और महत्वाकांक्षा के कारण दिल्ली आए और राजनीतिक दल से जुड़े, उसके प्रचारक भी बने। राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रचार तंत्र का हिस्सा बनकर उन्होंने पार्टी के लिए पर्ची और पोस्टर भी लिखे। एक सृजनात्मक प्रतिभा के लिए इससे बड़ी ट्रेजेडी और क्या हो सकती है। इस बात ने उनको भीतर ही भीतर कहीं तोड़ा भी, कहीं परेशान भी किया और उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मैं एक चक्रव्यूह में फंस गया हूँ, निकलना चाहता हूँ, रास्ता नहीं मालूम, जिधर से निकलने की कोशिश करता हूँ सिर दीवार से टकरा जाता है। श्रीकांत वर्मा सत्तासीन सरकार में पार्टी के प्रवक्ता बनकर अवश्य रहे और उन्हें ये उम्मीद थी कि उन्हें एक ऊंचा पद दिया जाएगा, पर उन्हें वो मिला नहीं। श्रीकांत वर्मा ने जीवन पर्यंत अपने भीतर के रचनाकार और राजनीतिक महत्वाकांक्षा का ये जो एक भयंकर द्वंद्व था, ये जो झगड़ा था, वो महसूस किया। मगध की कविताएं इतिहास को मिथक की तरह इस्तेमाल करती हुई
इसी भयानक यथार्थ को प्रतिफलित करती हैं। वो दर्शाती हैं कि कैसे एक रचनाकार और एक राजनीति की दृष्टि से महत्वाकांक्षी व्यक्ति के बीच द्वंद्व होता है। वो काव्य संग्रह भी इतिहास पुरुषों और स्थलों के माध्यम से अवसाद के स्वर में राजनीति की महत्वाकांक्षा, और महत्वाकांक्षा ही नहीं, फिर उसकी मूल्यहीनता और नियति की कथा को भी कहता है। इस काव्य संग्रह में श्रीकांत वर्मा का गहरा सरोकार, आत्म साक्षात्कार और मृत्युबोध भी रहा है। श्रीकांत वर्मा के मगध में देश काल का विशिष्ट विन्यास है। इतिहास में जन्मे इस संसार को मगध की कविताएं आज के समय में संभव करती हैं। ऐतिहासिक दिक्काल परिवेश के माध्यम से कवि उन राजनीतिक स्थितियों को परखता है जो इतिहास में से लेकर आज तक एक सी रही हैं। ये वो स्थितियां हैं जिनका उत्स या जिनका जन्म राजनीति में हमेशा से होता रहा है और सत्ताएं निरंतर जिन्हें अपनाती रही हैं। श्रीकांत वर्मा इन स्थितियों को पुराने ऐतिहासिक गणराज्यों जैसे मगध, अवंती, कौशल, पाटलिपुत्र, उज्जैनी, नालंदा और ऐतिहासिक पात्रों के द्वारा बार बार स्पष्ट करते हैं। ये पात्र ऐसे हैं जो सत्तालोलुप रहे और सत्ता पाने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे, किंतु अंत में उन्हें सत्ता की असारता का एक गहरा बोध हुआ। अशोक, अजातशत्रु, अज्ञात अश्वारोही, इस तरह के पात्रों के द्वारा श्रीकांत वर्मा ने इस स्थिति को अभिव्यक्त किया है। इतिहास के इन पात्रों को श्रीकांत वर्मा ने मिथक के रूप में प्रस्तुत किया है। अब आप जानना चाहेंगे कि ये मिथक होता क्या है और मिथक है क्या। मिथक का अर्थ और स्वरूप, इस पर बातचीत करते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मिथक है क्या। आधुनिक हिंदी कविता में मिथक शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के माइथ के समानांतर किया जाता रहा है। मिथ शब्द जो है वो मूल रूप से ग्रीक भाषा के शब्द मिथोस से उपजा है, जिसका अर्थ होता है वाणी का विषय या मौखिक कथा, अर्थात कहानी, आख्यान। ये वो कथाएं, गाथाएं और प्रतीक हैं जो प्राचीन काल में सत्य माने जाते थे और कुछ रहस्यमय अर्थ देते थे। मिथक को प्रागैतिहासिक मनुष्य का एक सामूहिक स्वप्न माना जाता रहा है। मिथक के अंतर्गत पुराण कथा, देव कथा, पुराख्यान तत्व, पुरा कथा आदि का सृजन होता रहा है। मिथ शब्द प्रायः तर्क के विपरीत कोरा कल्पनाधर्मी अधिक माना जाता रहा है, जबकि मिथक अलौकिकता का पुट रखते हुए भी लोक अनुभूति का वाहक होता है। अर्थात मिथक में नज़र तो ये आता है कि ये पात्र और ये स्थल इस दुनिया से बाहर की हैं, किंतु सच्चाई वो अभिव्यक्त करते हैं लोक जीवन की, मनुष्य के जीवन के सत्यों की। मिथक शब्द को पश्चिमी समाजशास्त्रियों और दार्शनिकों ने और अधिक विस्तार दिया। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में मिथक को लोक जीवन के अनुरूप आशाओं, आकांक्षाओं, स्वप्न, संभावनाओं और धारणाओं के समान माना है। इस प्रकार मिथक में विविध पात्रों, घटनाओं के माध्यम से मानव मन की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। काव्य या कथा मात्र अलौकिक या पौराणिक नहीं रहती, बल्कि आज के मनुष्य और उसके जीवन संदर्भ में सार्थक बन जाती है। मिथक कोरी कल्पना न होकर कल्पना के खोल में अपने समय का एक सामाजिक यथार्थ है। भाषा वैज्ञानिक मिथकों का अध्ययन भाषा के स्तर पर करते हैं। मैक्स मूलर ने मिथक को भाषा का राग कहा। उनके अनुसार भाषा जब असमर्थता के कारण एक के स्थान पर साम्य या भ्रांति के कारण दूसरे शब्द को ग्रहण कर लेती है और अर्थ विषयक परिवर्तन भी पैदा कर देती है, तब मिथक का जन्म होता है।
मगध में किस तरह से ये मिथक आया है और समकालीन स्थितियों को किस तरह से मिथकीय पात्रों स्थलों के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है, अब हम ये जानेंगे। श्रीकांत वर्मा की कविताओं में वर्तमान समय में मौजूद शासन, सत्ता और राजनीति की स्थितियां शाश्वत और चिरंतन से जुड़ती हैं। सत्ताओं का चरित्र हर युग में एक सा रहा है, जिसे श्रीकांत वर्मा ने इतिहास के माध्यम से मिथक में बदला है। मिथक कथाओं द्वारा अभिव्यक्त कविताएं सशक्त रूप से राजनीति की स्थितियों को अभिव्यक्त करती हैं। मगध की कविताओं में इतिहास की स्मृतियां, ऐतिहासिक स्थल, ऐतिहासिक व्यक्तित्व जीवंत चरित्रों की भूमिका में दिखाई देते हैं। श्रीकांत वर्मा ने यहाँ उन तमाम ऐतिहासिक प्रसंगों को समकालीन बनाकर प्रस्तुत किया है। मतलब उन ऐतिहासिक प्रसंगों के माध्यम से श्रीकांत वर्मा आज के समय, आज के युग, आज के सत्ताधारी लोगों के चरित्र को प्रस्तुत करते हैं। मगध की कविताएं ऐतिहासिक घटनाओं, पात्रों, स्थलों के संदर्भ में आधुनिक संवेदना को उभारती हैं। सत्ता की क्रूर शक्तियां, सत्ता की निस्सारता, बड़े बड़े नगरों का भविष्य, हिंसा का सहारा लेकर अपने आप को स्थापित करने वाले राजनीतिज्ञ, मिथकीय पात्र प्रतीकों द्वारा यहाँ पर उजागर हो गए हैं। मगध काव्य संग्रह की पहली कविता में नांदी पाठ की तरह कवि प्रस्तुत करता है, गुणगाहक, गुणसागर, गुण निधान, बहुत वर्षों बाद आपके दरवाजे आया हूँ। इस कविता के प्रकाशन के लंबे अंतराल के बाद मगध का प्रकाशन हुआ। अपने व्यक्तित्व की खोज और अपूर्णता को संदर्भित करने के लिए श्रीकांत वर्मा ने अपने आप को पुनः सृजनात्मक संसार से जोड़ने की कोशिश की। इसी तरह अवंती में अनाम कविता में कवि गहरे विषाद के स्वर में कहता है, क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा अगर मैं कहूँ मैं मगध का नहीं अवंती का हूँ? अवश्य पड़ेगा। तुम अवंती के मान लिए जाओगे, मगध को भुलाना पड़ेगा। और एक समय ऐसा भी आएगा जब मगध के माने नहीं जाओगे, अवंती में पहचाने नहीं जाओगे। यहाँ पर अवंती और मगध दोनों ही कवि अस्तित्व के दो भाग हैं। इन दोनों मिथकीय नगरों के माध्यम से कवि का अंतर्द्वंद्व व्यक्त हुआ है। दोनों में एक सृजनात्मकता का क्षेत्र है तो दूसरा राजनीति का। इसी तरह कवि ने अमरावती के माध्यम से पहचान का संकट अभिव्यक्त किया है। कवि कहता है, कृपा सिंधु भूल जाएं अमरावती आपकी थी भी तो उसके लिए कोई लड़ने को तैयार नहीं। प्रच्छन्न रूप से यह अमरावती राजनीति की महत्वाकांक्षा भी है, जो सृजन क्षेत्र के व्यक्ति के लिए असंभव है। कविता और राजनीति, इन दो विपरीत ध्रुवों को सामने रखते हुए कवि का व्यक्तित्व विभाजित हुआ। अपने रचनात्मक जीवन में संकट से गुजरते हुए श्रीकांत वर्मा ने कहा था, मैं असल में अपने भीतर 24 घंटे एक लड़ाई लड़ता हूँ और इसमें कोई जख्मी नहीं होता, कोई मेरे हाथों मारा नहीं जाता, सिर्फ मैं लहूलुहान होता हूँ। कभी कविता राजनीति पर हमला करती है, कभी राजनीति कविता पर। मैं इन दोनों का द्वंद्व रोकने की प्रक्रिया में जख्मी होकर रह गया हूँ। जख्मी मगर अपंग नहीं। समकालीन कविता के इसी यथार्थ को श्रीकांत वर्मा ने ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। अब हम यह जानेंगे कि समकालीन राजनीतिक परिस्थितियों को मगध में किस प्रकार कवि अभिव्यक्त करता है। कविता की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के पक्षधर श्रीकांत वर्मा राजनीति की विचारधारा और नीतियों के प्रवक्ता के रूप में माने जाने लगे। इससे उनके विभक्त व्यक्तित्व की कई फांकें दिखने लगीं। उनका यह द्वंद्व मगध की कविताओं में बार बार दिखाई देता है। अश्वारोही कविता में कवि कहता है, अश्वारोही जो
जो कलिंग को जाता है, क्या वह कलिंग से वैसा का वैसा आता है? क्या कहते हैं लोग, विजयी या हत्यारा? अश्वारोही यहाँ पर तेज गति से आगे की ओर बढ़ने वाले महत्वाकांक्षा से भरे युवक का मिथकीय प्रतीक है, तो कलिंग राजनीति के ध्रुव का। इन दो मिथकों के माध्यम से कवि ने अपने जीवन के यथार्थ को व्यक्त किया है। आत्म साक्षात्कार करते हुए कवि यह महसूस करता है कि मनुष्य की जिजीविषा और आकांक्षा को यह इतिहास के माध्यम से परिभाषित करे। चंद्रगुप्त, बिंबिसार, आम्रपाली आदि इतिहास प्रसिद्ध नायक नायिकाएं मानव की उन आकांक्षाओं के मिथकीय प्रतीक हैं जो मृग मरीचिका की भांति उसे लुभाती हैं, लेकिन उसके हाथ में विफलता ही लगती है। अतीत का इतिहास और अनुभव तथा वर्तमान का यथार्थ दोनों यहाँ पर मिथकों के माध्यम से उपस्थित हैं। मगध की कविताओं में इतिहास की स्मृतियाँ, ऐतिहासिक स्थल, ऐतिहासिक व्यक्तित्व जीवंत चरित्रों की भूमिका में हैं। कवि ने उनके माध्यम से राजनीतिक यथार्थ को प्रस्तुत किया है। मगध मनुष्य की एक आकांक्षा है, गौरवमय अतीत है। मगध एक विचार है जो किसी भी कीमत पर अपनी शक्ति और भ्रम बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। वो सत्ता के केंद्र का प्रतीक है। प्रकारांतर से इसे वर्तमान सत्ता के केंद्र की जगह रखकर देखा जा सकता है। अपने अंतिम काव्य संग्रह गरुड़ किसने देखा है में कवि कहता है, अब मगध नहीं होगा। मगध की कविताएं काल की एक झांकी हैं जो इतिहास की निरंतरता रखकर शाश्वत सत्य अर्थात मिथक में बदल जाती हैं। मगध वास्तव में सत्ता की केंद्रीयता का प्रतीक और अतीत का एक स्मारक है। संग्रह की पहली कविता पारंपरिक सूत्रधार की भांति इस तथ्य की ओर संकेत करती हैं। जन्म जन्मांतरों की कथाएं, नगर नागरिकों की व्यथाएं लाया हूँ। रचनात्मकता के साथ कवि ने समस्त ऐतिहासिक प्रसंगों की समकालीनता प्रदान की है। यहाँ पर अतीत और वर्तमान एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। इस जादुई वातावरण में सारे ऐतिहासिक पात्र सक्रिय नजर आते हैं। मिथकीय आवरण में उभरे इस वातावरण में एक नया लोक रचा जाता है, किंतु यह लोक समकालीन राजनीति का जीवित दस्तावेज है। उदाहरण के लिए उनकी कविता तीसरा रास्ता को देखा जा सकता है, जहाँ पर कवि कहता है, मगध में शोर है कि मगध में शासक नहीं रहे। जो थे वे मदिरा, प्रमाद और आलस्य के कारण इस लायक नहीं रहे कि उन्हें हम मगध का शासक कह सके। लगभग यही शोर है अवंती में, यही कौशल में, यही विदर्भ में कि शासक नहीं रहे। यह कविता समकालीन राजनीति का एक रूपक बनकर सामने आती है। इसी तरह आवागमन कविता में मगध से कौशल जाना या कौशल से मगध आना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लोगों के इस प्रश्न से बचा नहीं जा सकता कि कहां से कहां जा रहे हो या कौशल और मगध में किसे ढूंढ रहे हो। यहाँ पर मगध, अवंती, कौशल, विदर्भ केवल ऐतिहासिक नगर गणराज्य नहीं है जो अब मिथक बनकर भारतीय चेतना में कहीं लोकतंत्र तो कहीं साम्राज्यों को वहन करने वाले नगरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि यथार्थ में वे उस प्रजातंत्र या सत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं जो आज नश्वर है। किसी भी सूरत में सत्ताओं का अंत अवश्यंभावी है। सत्ताएं पहले भी नहीं रहीं, अब भी नहीं रहेंगी। राजनीति की दिशाहीनता के संदर्भ में यहाँ रास्ते की तलाश स्पष्ट है। अश्वारोही, तीसरा रास्ता, अवंती में अनाम, उज्जैनी का रास्ता, इसी तरह की कविताएं हैं। समकालीन राजनीति पर सीधे प्रहार करता हुआ कवि कहता है कि माथे पर रक्त का टीका है, राज्याभिषेक का यही तरीका है। कौशल में विचारों की कमी है कि ये पंक्तियां चेतावनी देती हुई महसूस होती हैं और इतिहास में स्थित कौशल जैसा गणराज्य वर्तमान सत्ता का
प्रतीक बन जाता है। कवि कहता है, कौशल अधिक दिन तक नहीं टिक सकता, कौशल में विचारों की कमी है। श्रीकांत वर्मा ने अनेक कविताएं रास्ते की तलाश पर लिखी हैं। प्रश्न यह उठता है कि कौन सा रास्ता है? रास्ते पर चलना और कहीं भी न पहुंच पाना, यही मनुष्य की नियति है। नालंदा जाने वाले मित्रों, प्रायः यही होता है। बस बताए गए रास्ते वहां नहीं जाते जहां हम पहुंचना चाहते हैं। इसी तरह उज्जैनी को जाने वाले रास्तों की तलाश कवि की उन मूल्यों की तलाश है जो खो ही गए हैं। कवि कहता है, मैं कल तक रास्ता दिखा रहा था, यह कहकर कि सावधान, यह रास्ता उज्जैनी को जाता है। मैं आज भी रास्ता दिखा रहा हूँ, यह कहकर कि सावधान, यह रास्ता उज्जैनी को नहीं जाता। यह केवल मूल्यहीनता और रास्ते की तलाश नहीं है, बल्कि मूल्यों की संकटग्रस्तता ने कवि को गहरे नैतिक बोध का एहसास कराया है। इसीलिए कवि कहता है कि यह रास्ता जो उज्जैनी को जाता भी है और नहीं भी जाता, अर्थात राजनीति का ध्रुव व्यक्ति की महत्वाकांक्षा का कारण बनता है और टूटन का भी। किंतु विफलताओं के मध्य भी कवि रास्ते को खोजता है और कहता है, मित्रों, तीसरा रास्ता भी है, मगर वह मगध, अवंती, कौशल, विदर्भ होकर नहीं जाता। राजनीति से मोहभंग इस काव्य संग्रह का प्रमुख सरोकार है। पहले मोहभंग की प्रक्रिया बाहरी थी, परंतु अब वह भीतरी है। यहाँ पहुंचकर क्रोध और आक्रोश भयंकर मोहभंग की मुद्रा में प्रकट हुए हैं। इसी मोहभंग का परिणाम है कि श्रीकांत वर्मा जैसा तीव्र स्वभाव वाला कवि अवसाद में डूबा नजर आता है। मोहभंग से जुड़कर क्रोध, आवेग, आक्रोश, पश्चाताप का रूप एक हरा नहीं रह गया है। इसीलिए वह सब एकाएक आकस्मिक रूप से फट नहीं पड़ता, धीरे धीरे प्रकट होता है और फिर अनेक स्थलों पर प्रतिफलित होता है। श्रीकांत वर्मा का मोहभंग उनके स्व तक ही केंद्रित नहीं है, बल्कि मोहभंग को उन्होंने विराट परिप्रेक्ष्य में देखा है। समाप्त हो चुके विविध नगर, राज्य, हस्तिनापुर, उज्जैनी, मगध, श्रावस्ती, कौशल, अवंती, मिथिला, इसी मोहभंग के मिथकीय पर्याय हैं। कवि इनके माध्यम से ऐतिहासिक मोहभंग की पूरी दुनिया का पता देता है। मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी की त्रासदी को झेलते हुए श्रीकांत वर्मा ने राजनीति में कदम रखा और अपने काव्य में राजनीति के साथ जिरह की। इसी क्रम में अपने जीवन और चिंतन में भारतीय इतिहास से उत्पन्न विभिन्न समस्याओं और प्रश्नों से जूझे और ऐतिहासिक मिथकीय नगरों तथा पात्रों के द्वारा मनुष्य के अस्तित्व को प्रकट किया। मगध में विविध राजनीतिक प्रसंगों के यथार्थ को संयम और गंभीरता से श्रीकांत वर्मा ने देखा है तथा राजनीति के यथार्थ को मिथक के माध्यम से प्रकट किया है। उदाहरण के लिए काशी का न्याय कविता में कवि कहता है, सभा बर्खास्त हो चुकी है, सभासद चले, जो होना था सो हुआ, अब हम मुंह क्यों लटकाए हुए हैं। फैसला हमने नहीं लिया, हमारा क्या दोष। न हम सभा बुलाते हैं, न फैसला सुनाते हैं। वर्ष में एक बार काशी जाते हैं, सिर्फ यह कहने के लिए कि सभा बुलाने की आवश्यकता भी नहीं। हर व्यक्ति का फैसला जन्म से पहले हो चुका है। समकालीन मनुष्य की स्थिति और नियति को काशी की सभा के द्वारा कवि ने अभिव्यक्त किया है। खत्म होता हुआ लोकतंत्र और उसके ना रहने पर यह एहसास कि यह फैसला किसी और ने लिया है, काशी के सभासदों के द्वारा कवि ने वर्तमान राजनीति का व्याख्यान किया है। मगध काव्य संग्रह का एक अन्य पहलू है मृत्युबोध। मगध की कई कविताएं उस दौर की हैं जब कवि
हृदयाघात के बाद मृत्यु का संतरास झेल रहा था। यह सत्य है कि मृत्यु से मुठभेड़ जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदल देती है। श्रीकांत वर्मा की आक्रोश से भरी कविता यहाँ पहुंचकर गंभीर हो जाती है। मगध में इतिहास प्रसिद्ध नामों का स्मरण करते हुए उसकी नश्वरता की ओर कवि इशारा करता है। मगध वस्तुतः वह गणराज्य है जो सत्ता का केंद्र रहा है, वैभवशाली रहा है, किंतु आज वो कहीं भी नहीं है। उज्जैनी, श्रावस्ती, मगध, काशी सभी की एक सी नियति रही है। गहरे मृत्युबोध से उपजी जीवन की निस्सारता को व्यक्त करने वाली अनेक कविताएं यहाँ पर हैं। मगध के लोग मृतकों की हड्डियां चुन रहे हैं। काशी में शव आते हैं और जाते हैं। कपिलवस्तु चिल्ला रहा है। बुद्धकालीन गणिका का स्वप्न भंग हो चुका है। काशी, आम्रपाली, कपिलवस्तु, कौशाम्बी यहाँ जीवन की निस्सारता के मिथक है। इन ऐतिहासिक मिथकीय स्थलों को आधार बनाकर श्रीकांत वर्मा उन्हें नवीन अर्थवत्ता प्रदान करते हैं। मित्रों, तुमने तो देखी है काशी, जहाँ जिस रास्ते जाता है शव उसी रास्ते आता है शव। इस मृत्युबोध में श्रीकांत वर्मा की कविता को एक नया बोध दिया है। श्रीकांत वर्मा के यहाँ एक सतत अंतर्द्वंद्व मिलता है। जिस राजनीति से उन्हें घृणा थी वह उसी राजनीति का साथ देते रहे, किंतु सतत उनके भीतर एक लड़ाई चलती रही। यही लड़ाई गहराई में जाकर मृत्यु के भय और जिजीविषा का संघर्ष बनती है। इस भय का ठोस कारण भी था। श्रीकांत वर्मा को 2 बार मृत्यु से जूझना पड़ा, जिसने उनके काल संबंधी चिंतन को विशेष दिशा दी, जिसके फलस्वरूप श्रीकांत वर्मा ने जरा, मरण, नियति, माया आदि पर चिंतन किया। कवि चिल्लाता कपिलवस्तु कविता में कहता है, उज्जैनी, मगध, काशी, मिथिला सभी समाप्त हो चुके हैं। विदेह के शासन में अब संदेह शासन करता है। विश्वामित्र, विशिष्ट कोई नहीं रहा। चलना ही है तो कपिलवस्तु चलिए। जो आता है कपिलवस्तु लौटकर नहीं आता। जो नहीं जाता कपिलवस्तु जीवन गुजारता है। कपिलवस्तु, कपिलवस्तु चिल्लाता। कपिलवस्तु जीवन की उस निस्सारता को परिभाषित करता है जिसे बुद्ध ने महसूस किया। श्रीकांत वर्मा का कहना था, मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि साथ साथ चलती समानांतर धारा है। आदमी केवल जीवन नहीं जीता, वह मृत्यु भी जीता है। दूसरे शब्दों में जीवन भर मरता है। मृत्यु की भयावहता का अनुभव श्रीकांत वर्मा ने व्यक्तिगत स्तर पर किया था, किंतु उन्होंने इस बोध को व्यापक स्तर पर रखकर देखा है। श्रीकांत वर्मा अपनी डायरी में लिखते हैं, अशोक, चंद्रगुप्त, बिंबिसार, वसंत सेना, आम्रपाली, कलिंग, कौशल, चंपा, श्रावस्ती, अवंती, उज्जैनी, कपिलवस्तु उन जालों की तरह हैं जिन्हें काल ने ही रचा और तोड़ दिया। अब केवल स्मृति ही है। उन ऐतिहासिक पात्रों और स्थलों के माध्यम से जीवन और मृत्यु की स्थायी स्थितियों को परिभाषित किया गया है, जो अब सत्ता और महत्वाकांक्षा के मिथक बन चुके हैं। वर्तमान स्थितियां, ध्वंस और कटुता को कवि ने अतीत के खंडहरों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। मिथक हमें अनंतता का बोध देते हैं। श्रीकांत वर्मा ने हमें अपनी व्यक्ति नियति को बृहत्तर सांस्कृतिक पौराणिक मिथकों के द्वारा परिभाषित नियति बोध से जोड़कर देखने का प्रयत्न किया है। यह अनावश्यक नहीं है कि मगध में ऐतिहासिक और मिथकीय दोनों तरह के पात्र आए हैं। भारतीय चिंतन में मिथक और इतिहास अलग अलग नहीं है, क्योंकि भारतीय चिंतन में इतिहास ज्ञात तथ्यों को ही इतिहास नहीं माना गया, अपितु पुराण और मिथक को भी इतिहास कहा गया है। ये दोनों तथ्य या तथ्य से परे ही नहीं हैं, बल्कि संपूर्ण जातीय अस्मिता को भी वहन करते हैं।
जिसका निर्माण मिथक और इतिहास दोनों के द्वारा होता है। श्रीकांत वर्मा ने ऐतिहासिकता के समक्ष मिथक को रखा है, क्योंकि दोनों में अभिव्यक्त जातिगत विश्वास एक ही है। मिथक किसी कालखंड में निबद्ध नहीं होते, वह सार्वकालिक होते हैं। लौकिक साक्ष्य रखते हुए भी कई इतिहास सम्मत कथाएं मिथक पर आश्रित हो जाती हैं। श्रीकांत वर्मा ने ऐतिहासिक पात्रों और मिथकों के माध्यम से समकालीन चेतना को सार्वकालिक बनाकर प्रस्तुत किया है। इसीलिए आधुनिक गणराज्य की विसंगतियों को उन्होंने ऐतिहासिक नगरों के माध्यम से प्रकट किया है। इन सबका अर्थ आधुनिक व्यक्ति के जीवन से उपजा है। मिथकीय पात्र यहाँ पर मूल्यों की अंधता की समस्या, व्यक्ति की अस्मिता, संशय की स्थितियां, राजनीति का मूल्य विघटन, अलगाव, उपेक्षा, संत्रास और जीवन की विडंबनाओं से युक्त मानव की अभिव्यक्त करती हैं। राजनीति की महत्वाकांक्षा का होना और उसका भंग होना हस्तिनापुर के माध्यम से कवि ने इस प्रकार अभिव्यक्त किया है। संभव है तो सोचो हस्तिनापुर के बारे में, जिसके लिए थोड़े थोड़े अंतराल में लड़ा जा रहा है महाभारत, और किसी को फर्क नहीं पड़ता उस व्यक्ति को छोड़ जो आता है हस्तिनापुर और कहता है नहीं नहीं, यह हस्तिनापुर नहीं हो सकता। राजनीति के दबाव में पिसते व्यक्ति की छटपटाहट और उसके चीत्कार को यह कविता अभिव्यक्त करती है। श्रीकांत वर्मा ने 31 दिसंबर 1984 को अपनी डायरी में लिखा, चले जाने की अनुभूति तो होती ही है, इसलिए नहीं कि मुझे काम का पुरस्कार नहीं मिला, बल्कि इसलिए कि निकम्मों को निकम्मेपन का पुरस्कार मिला। हम इसी भ्रम में जीते चले जाते हैं कि स्वप्न हकीकत में बदलेगा, मगर ऐसा होता कभी नहीं। मेरा अनुभव सिर्फ इतना है, स्वप्न देखा, स्वप्रसंग भी देखा। मगध की कविताएं मिथकों के माध्यम से स्वप्न और स्वप्रसंग दोनों को सामने रखती हैं। श्रीकांत वर्मा ने लिखा है, मेरी कविताएं स्वप्न और स्वप्रसंग का एक अजीबोगरीब, एक नाटकीय, एक जादुई मिलन है। सत्ता के केंद्र में बने रहना श्रीकांत वर्मा की महत्वाकांक्षा थी, किंतु परिस्थितिवश वे केंद्र से हाशिए पर आ गए। इसी मोहभंग को मगध की अनेक कविताओं में देखा जा सकता है। समकालीन राजनीतिक यथार्थ और मगध में किस तरह से मिथकीय प्रयोगों में ढलकर आते हैं, ये हम देखते हैं। समकालीन मनुष्य की स्थिति और नियति दोनों को मगध की कविताएं गहराई के साथ अभिव्यक्त करते हैं, जिसमें ऋग्वेद, उपनिषद, गीता की अनेक अनुगूंजें सुनाई देती हैं। मिथकीय चेतना उन चीज़ों को व्यक्त करती है जिनका एक समय और स्थान पर होना अविश्वसनीय लग सकता है। कवि जब कहता है, यह वह मगध नहीं तुमने जिसे पढ़ा है किताबों में, यह वह मगध है जिसे तुम मेरी तरह गंवा चुके हो, तब गणराज्य का स्वप्न और उसे खोने की पीड़ा सघन होकर पाठक के मन में उतर जाती है। मगध के मिथक में निहित देश कालातीत राग तत्व अर्थात गणराज्य के सत्य तक पहुंचकर कवि अपने समय के सत्य को अभिव्यक्त करता है। सभी पुरातन विशाल राज्य यहाँ पर राजनीति की दिशाहीनता और रास्ते की तलाश बनकर आए हैं। श्रीकांत वर्मा ने जिन मिथकों को लिया है वे मानव पीड़ा के वाहक हैं। उनके काव्य में देवी कथा की भांति मिथक मनोरंजन नहीं करते, बल्कि उस विवेक का परिचय देते हैं जो जानता है इनका विकल्प और कोई नहीं है। बुद्धकालीन गणिका का स्वप्नभंग कविता में श्रीकांत वर्मा ने गणिका के वर्तमान में सौंदर्य और वृद्धावस्था में होने वाले सौंदर्य के विरूपीकरण के माध्यम से मनुष्य जीवन के सत्य का
आख्यान कहा है। रोहिताश्व कविता अस्तित्व के प्रश्न को तीव्रता के साथ प्रस्तुत करती है। मनुष्य के अस्तित्व पर चलने वाली बहस यहाँ निरंतर दिखाई देती है। इसीलिए हंसते हैं काशी के पंडित अवंती के ज्ञान पर, अवंती के लोग काशी के अनुमान पर। मनुष्य के अस्तित्व की सार्थकता और निरर्थकता पर बहस करते लोग एक दूसरे को मूर्ख समझते हैं। इसी तरह जड़ कविता में कवि प्रश्न करता है, चुप क्यों हो मित्रों? मृणाल पांडे ने दिलमान में लिखे एक लेख में कहा, कभी भय तो कभी घृणा, कभी करुणा तो कभी विषाद से भरी एकालापी बड़बड़ाहट भी धीमे धीमे हमारे भीतर इन ऐतिहासिक रूपकों की मार्फत कहीं एक विषादमय निसंगता को जन्म देती है, जिसके ऊपर वह रहस्यमय काल निरंतर एक खूंखार पैनी नज़र वाली चील की तरह चक्राकार गति से मंडराता है। मगध काव्य संग्रह में श्रीकांत वर्मा ने इतिहास और भूगोल की सीमाओं का अतिक्रमण कर प्रतीकों की योजना की है और गहरे आंतरिक संगठन तथा युग संदर्भ की दृष्टि से व्यापक स्तर पर संवेदना को सार्थक किया है। रमेश चंद्र शाह के अनुसार मूल्यों के विघटन को प्रस्तुत करने के लिए ही कवि को दूरबीनी कविताएं रचनी पड़ी हैं। स्वयं श्रीकांत वर्मा के शब्दों में 20वीं शताब्दी की दुनिया में इतना आग और धुआं है कि उसे नंगी आंखों से देख पाना संभव नहीं। मगध एक ऐसा काव्य संग्रह है जिसमें मिथक और यथार्थ का अद्भुत सम्मिश्रण दिखाई पड़ता है। श्रीकांत वर्मा अपने समय और परिस्थितियों से गहरे सरोकार रखने वाले कवि हैं। अपने समकालीन यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने इतिहास को मिथकीय स्वरूप प्रदान किया है। इतिहास की मिथकीय चेतना यहाँ पर समकालीन यथार्थ को व्यक्त करने की युक्ति भर ही नहीं है, बल्कि कवि ने उसके माध्यम से अपने संपूर्ण राजनीतिक परिवेश को सार्थक किया है। युग बोध, परंपरा और युग सत्य को एक साथ मिलाते हुए श्रीकांत वर्मा ने मिथक और इतिहास के माध्यम से एक ऐसे संसार की कल्पना की है जहां अनंतता सहज लगती है और कवि की जूझती अस्मिता स्व से ऊपर उठकर सह के साथ तादाद में स्थापित करती है।